जब हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत की जन्म शती पर आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सब पुनिया प्रसंग के साथी सदस्य उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और यह एक बड़ा अवसर है न केवल अमरकांत जी के बारे में जानने का या उन्हें याद करने का, बल्कि उनके बहाने उस समय का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस समय बलिया में जो क्रांतिकारी धार थी, या जो भोजपुरी समाज की जो स्थिति थी उस समय में, जिसको कि इस विषय से भी जोड़ने की कोशिश की गई है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज उस समय किस तरह से था या संक्रमण के किस दौर से गुजर रहा था। तो जब आप किसी महान कथाकार पर, श्रेष्ठ कथाकार पर बात करते हैं या लेखक पर बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस समय उसके परिसर, उसका सामाजिक जीवन और उस समय का जो रचना कर्म होता है उस पर भी आप बात करते हैं। डॉक्टर विंध्याचल यादव ने, डॉक्टर उदयपाल ने, डॉक्टर मनकामना पथिक ने और हमारे जितने भी यहाँ पर छात्र सदस्य और शोधार्थियाँ, हमारी छात्राएँ रहीं, सबने अमरकांत पर बहुत ही सुचिंतित तरीके से बात की और यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अमरकांत जिस समय इलाहाबाद में थे और माया पत्रिका में, माया प्रेस में काम कर रहे थे, तो बलिया सोच करके और आगरा होते हुए जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखिए उस दौर में जो भी रचनाकार थे उनका संघर्ष अभूतपूर्व था। और आप ये देखिए कि इलाहाबाद जिस समय अमरकांत थे उस दौर में इलाहाबाद 40 और 50 के दशक में इलाहाबाद हिंदी साहित्य का बड़ा केंद्र था। और उस केंद्र में जो लोग भी आज हैं, जो जीवित आज हैं, मतलब जीवित लीजेंड्स के रूप में आप कह सकते हैं, लाइव लीजेंड के रूप में, वे उसमें ज़्यादातर संघर्षशील थे। उसमें अज्ञेय जैसा भाग्य बहुत कम के पास था, लगभग नहीं के पास था। सब गांवों से जूझते, टकराते, संघर्ष करते वहाँ पहुँचे थे और सबके सामने एक बड़ा ख्वाब था आज़ादी को लेकर के। हम लोग जब 90 के दशक में इलाहाबाद में थे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गया अमरकांत जी के यहाँ, शेखर जोशी के यहाँ, मार्कंडे के यहाँ, इन सब के यहाँ आना जाना था। अमरकांत जी के पास जितनी बार हम जाते थे, जब भी मेरी मुलाकात होती थी, तो बार बार वो जिक्र गुलामी को लेकर के बहुत ही बड़ा उनका आग्रह था कि गुलाम समाज कभी भी जनतांत्रिक मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकता। तो वो कहते थे कि देखो, बचपन से जो मैंने 1942 का आंदोलन बलिया में देखा था, तो मेरे रचनात्मकता के निर्माण में उसकी एक निर्णायक भूमिका रही है और मैं उसे आज भी, तब आप याद रखिए कि इन्हीं हथियारों से उनका उपयोग दिखता है। नहीं, बिल्कुल मैंने 90-91 की बातें मैं कर रहा हूँ, तब ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। हाँ, केवल उनका पहला उपन्यास तो सूखा पत्ता 60 में आ ही चुका था उनका जो है। तो वो जो मैं अब सोचता हूँ कि आखिरकार अमरकांत बनाया किसने, किन स्थितियों ने। एक तो ये रहा कि उस समय का जो भोजपुरी समाज था, जो भोजपुरी परिसर, सामाजिक परिसर था, उससे उन्होंने अपने रचनात्मक मूल्य निर्मित किए। 1942 का जो आंदोलन था, जिस पर कि जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उसका उन पर बहुत ही अधिक असर था। और आप देखिए कि उस समय जो समाज जिस तरह से संक्रमित हो रहा था और एक राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी की बातें चल रही थी, जो गुलामी से मुक्ति का आवाहन चल रहा था, तो इन सब ने उनकी कहानियों और उनके रचना कर्म पर बड़ा प्रभाव डाला था। हमें यह भी देखना चाहिए वो जो समाज था, आप देखिए उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और वो जब ख़त्म हुआ तो आप हिटलर की पूरी तरह से पराजय हो चुकी थी। आप देखिए कि 1942 का जो आंदोलन था वो बिल्कुल अपने शिखर पर था। मैंने भारत छोड़ आंदोलन में संपूर्ण स्वाधीनता का हमारा नारा था। और ख़ास बात आती है कि उसके साथ साथ जो कांग्रेस में मध्यवर्गीय सामंती वर्ग का प्रवेश भी हो रहा था, वो जो समाज था। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए क्या बनाती हैं। और आप देखिए कि उस समय में 50 के दशक में इस पृष्ठभूमि में जो रचना का निर्देश हो रहा था, जैसा विंध्याचल जी ने सही कहा कि भाई नई कहानी को लेकर के एक कई विस्तृत हो गई। मोहन राकेश की, राजेंद्र यादव की
कमलेश्वर के, जब कमलेश्वर तो इलाहाबादी थे और मार्कंडेय जी के सहपाठी थे मार्कंडेय, और दुष्यंत कुमार और कमलेश्वर की त्रयी थी बना इलाहाबाद में, जो बाद में अलग अलग जगहों पर चली गई। तो मार्कंडेय जी उस समय एक कह सकते हैं कि 50 दशक में एक नायक के रूप में मौजूद थे, जिसके कि सहपाठी या मित्र के रूप में दुष्यंत कुमार के बाद में भोपाल चले गए, कमलेश्वर जो दिल्ली चले गए, ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन आप देखिए कितनी चालाकी से उस त्रयी के, राजेंद्र यादव जो त्रयी बनाई, उसमें ये अमरकांत, मार्कंडेय और शेखर जोशी के लिए कोई जगह नहीं थी। ये धीरे धीरे करके जब आगे चीज़ें आई तो लोगों की समझ में आ गया कि ये बहुत गड़बड़ है, कि जो असल कहानी देखिए क्या है कि इन कथाकारों की, यानी जो असल नई कहानीकार थे, उसमें अमरकांत, मार्कंडेय और शेखर जोशी। अमरकांत का आप जानते हैं कि जो दोपहर का भोजन और जैसे कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी और जो कहानियाँ रही, मार्कंडेय का गुलरा का बाबा रहा, और शेखर जोशी के जो तमाम कोशिका सत्वार्य या दाजी ऐसी कहानियाँ रही। इन कहानियों ने ग्रामीण संवेदना को मुखर अभिव्यक्ति दी, और एक जो कहते हैं जो इसके बरक्स जो है, जो मध्यवर्गीय संवेदना थी, जो राजेंद्र यादव या मोहन राकेश या कमलेश्वर के पास थी, उसके बरक्स एक ग्रामीण संवेदना को अभिव्यक्त दे करके ग्रामीण चेतना से जुड़ने की इन लोगों ने कोशिश की। और असल में यही वो तत्व था जिसने नई कहानी का स्वरूप या बचाया, जिसने असल में कहानी को बचाया। और ये यहाँ इसलिए भी ये जानना जरूरी है कि शरद चंद्र से अमरकांत बहुत प्रभावित थे। कुछ यादें, कुछ बातें उनकी संस्मरणों की किताब से बहुत कुछ सब लिखा उन्होंने, कुछ यादें, कुछ बातें नहीं। तो शरद चंद्र की रोमांटिसिज्म के बहुत गहरे प्रभाव थे, जहाँ से वो शुरू कहानी कर रहे थे, धीरे धीरे उससे मुक्त हुए। और जब ये ग्रामीण चेतना और ग्रामीण चरित्रों को लेकर के, और ये जो उपेक्षित अलक्षित चरित्र थे, तो जब अलक्षित चरित्रों को लक्षित करने की उन्होंने कोशिश इन लोगों ने की, तो असल में ये कहानीकार बहुत ही समाधित हुए, बहुत ही सम्मानित हुए। और उसी रूप में फिर इनका अमरकांत की चर्चा होती है, डिप्टी कलेक्टर के, दोपहर का भोजन का, जिंदगी और जो का, मकान कहानी का, ये सब कहानियाँ उसी दौर में आई। और आप देखिए सूखा पत्ता नाम का जो उन्होंने उपन्यास लिखा, वो उस सारी चीज उस दौर में आई। लिखने को तो उन्होंने लगभग 11 उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उसमें सूखा पत्ता और फिर जो है इन्हीं हथियारों से ज़्यादा चर्चा है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बाद में मिला। ये जो चीज़ें थी, इससे क्या संदेश जाता है? क्या देखिए क्या है कि यह जो बनावट होती है कहानी और इनके उपन्यासों की अमरकांत को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इन तत्वों के आधार पर अमरकांत जैसा कहानीकार हमारे लिए प्रेरक ही नहीं रहा, बल्कि उत्प्रेरक भी रहा। खास बात है, प्रेरक का मतलब ये था कि कहानियाँ उस समाज के भीतर से विकसित हो रही थी, जिस समाज पर बहुत कम लोग हैं, जिस समाज से ये लड़के निकले थे, ये युवक निकले थे, लेकिन उस समाज को बहुत जल्दी भूलने की प्रवृत्ति भी थी। यानी आप देखिए कि एक वर्ग उस समय ऐसा था जो जैसा सोचता था वैसा लिखता था, जिसमें एक मध्यवर्गीय, अपर मध्यवर्गीय लोग, ये वे कहानीकार अमरकांत जैसे वे कहानीकार थे, जैसा देखते थे वैसा लिखते थे। तो ये जो देखा हुआ अनुभव किया हुआ जो समाज था, और उसी अनुभव के लिए समाज से अगर आप देखिए तो ये कलेक्ट्री जैसी कहानियाँ निकलती हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि भाई एक तरह का आकांक्षा निर्मित हो रही थी, तो किस बात की आकांक्षा? यानी आकांक्षा निर्मित हो रही थी, आज़ादी के मूल्य भी निर्मित हो रहे थे। तो आज़ादी के मूल्य के निर्मित होने के दायरे में ही स्वाभिमान, स्वावलंबन और जिजीविसा जैसे मूल्य भी विकसित हो रहे थे। तो ऐसा ही कि तो इन लोगों ने, अमरकांत जैसे रचनाकारों का महत्व ये है कि आज़ादी के बाद जो मूल्य विकसित हो रहे थे, उसमें उन मूल्यों के विघटन या टूटन को नहीं दिखाया, बल्कि उन मूल्यों के भीतर जो जीवटता थी, जो जिजीविसा थी, जो जीने की ललक थी, जो आकांक्षा थी, उस पर इन्होंने अपनी बातें फोकस की। और यानी जो अलक्षित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनकी कथाओं को बना करके उनको नेतृत्व देने की कोशिश की। यानी जो सामान्यतः अनायक थे, जो जिनमें नायकत्व का बोध नहीं था, उसको इन लोगों ने नायकत्व प्रदान करने की कोशिश की। और दूसरी बात है, जो पीढ़ियों का अंतराल था, उसको भी पाट लेने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। यानी इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि
पुराना समाज और नया बनता समाज के अंतर्द्वंद से जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, यानी पुराना समाज और नए बनते समाज के अंतर्द्वंद से जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, अमरकांत उसके कहानी उसके कथाकार है। और यही वो खूबसूरत पक्ष है जिस पर आप उनके उन कहानियों का, उनके उपन्यासों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि नारायण, अब सकल देव बापू का बेटा जो डिप्टी कलेक्टर को लेकर के रहता है, अब उस कहानी में बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे पहले पिता ये कहता है कि डिप्टी कलेक्टर ही क्या करेगा, बकवास। इसे पिता जब 2-3 अटेम्प्ट के बाद झुझलाता है, एक स्वाभाविकता होती है, लेकिन इच्छा पिता की है कि डिप्टी कलेक्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि वह जो अभिजात्य समाज का वो बहुत बड़ा रूपक था डिप्टी कलेक्टर। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेसी का दबदबा था, तो उस समय का कोई भी जो गांव का समाज था उसको लगता था एक स्टेटस सिंबल था वो, कि भाई ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे तो हमारे गांव की, हमारे परिवार की, हमारी प्रतिष्ठा, तो उसको लेकर के। लेकिन वो अपनी जगह पर है। आप देखिए उसकी बार बार की विफलता के बाद भी वो जो है उधार लेते हैं, और उधार के पैसे से उसके फॉर्म भरने की बातें करते, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन सब उस पर बहुत डिटेल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसका कहानी का जो क्रक्स देखिए कि मैं बार बार सोचता हूँ विंध्याचल को, कि जब वो जाते हैं, जब परिणाम पता चलता है कि भाई परिणाम नहीं अनुकूल आया और सूची में नहीं है वो, तो वो सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है कि भाई एक होता है कि बहुत नार्गे, वो जा करके धीरे से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कान लगा के देखते इसकी सांस चल रही नहीं, यानी वो जो पिता की चिंता है कि भाई ये जीवित है। और आप देखिए कि विफलता, ये जो संकेत किया है अमरकांत ने 50 के दशक में, वो आज देखिए कितना विकट है कि 70-75 आज़ादी के बाद भी आप देखिए कि यानी आज भी पिता ही, यानी जो गार्जियन है, पिता माता है, वो भी आज बच्चों को लेके कितने चिंतित हैं। यानी विफलता अगर विफलता मिली तो माँ बाप तब भी नहीं डांट सकते थे, कस के आज नहीं डांट सकते, क्योंकि अगर डांट दिया तो उनको ये लगे कहीं ऐसा लोग कुछ ऊंच नीच कर बैठे, तो भी चिंता की। तो भी इसी नाते आप देखिए कि वो जो उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में, यानी अंततः उस पराजय का बोध भी पुरानी पीढ़ी को ही होना है, पुरानी पीढ़ी को उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अर्थात पुरानी पीढ़ी की संवेदनशीलता को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते। यानी नई पीढ़ी तो आ रही है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी की चिंताओं में नई पीढ़ी जिस दौर में विद्यमान थी, वह दौर आज भी वैसे ही बना हुआ है और उसी स्थितियों में। आप दूसरी तरफ आगे देखिए, जैसे कि भाई एक उम्मीद की बातें होती हैं, जीवटता की बातें होती हैं। रजुआ, अब देखिए, अब जैसा रजुआ को देखती है, अब जिंदगी और जोंक करके, भाई वो बात भी भाई ऐसा है, जिंदगी से जोंक की तरह सटा हुआ था या जोंक जिंदगी सटी हुई थी, वो तो अपने जगह एक रूप को बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मृत्यु की खुद की खबर को प्रचारित करना और बाद में खुद आगे बताना कि मैं जिंदा हूँ, उसकी चिट्ठी लिख दीजिए। यानी आप देखिए कि मृत्यु बोध नहीं, वो पूरी कहानी, यानी अमरकांत का पूरा जो कथाकार वशिष्ठ है, वो गहरी जीवन बोध के कथाकार है। चाहते तो छोड़ सकते, चिट्ठी गई थी कि भाई कौआ विचार नहीं होने की बात अपने, लेकिन ये था कि गहरी जीवन बोध, यानी अमरकांत के भीतर मैं ये देखता हूँ कि उस दौर में जो कथाकार थे, ये पूरे मार्कंडे में भी आपको दिखेगा, शेखर जोशी में भी दिखेगा, इलाहाबाद वो दौर था। यानी आगे चल के दूधनाथ सिंह में ये चीज़ नहीं दिखाई देती, वो कहानी का दौर आ गया था तो उनमें ये चीज़ छूट जाती है। लेकिन ये देखा मैंने कि जो पॉजिटिविटी थी, जो सकारात्मक सोचा कि न्यूनतम से न्यूनतम में अधिकतम की संभावना की तलाश कर, यानी क्या था, मनुष्य के नैतिक विवेक को जागृत कर अपनी कथा साहित्य के माध्यम से उस भारतीय समाज के नैतिक विवेक को जागृत करना। और अमरकांत इस बात को समझते थे कि व्यक्ति के लिए संघर्ष और समूह के लिए संगठन बहुत जरूरी है। यानी व्यक्ति बगैर संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकता, और सामूहिकता बगैर संगठन के अपना कार्य नहीं कर सकती। तो संघर्ष और संगठन उस समय की जो सबसे बड़ी जरूरतें थी, इन कथाकारों ने अपनी रचनात्मकता के बहाने उसको भी लक्षित किया। और
रचनात्मकता की रचनात्मकता के भीतर से बताया। ऐसा नहीं उसके लिए कोई अलग से गद्य लिखा तो बाद में लिखा, अलग बातें हैं। लेकिन आप देखिए कि उस समय का साहित्य ही कितना वैचारिक था। साहित्य के भीतर से विचार और चिंतन के कितने प्रखर बिंदु अभिव्यक्त हो रहे थे, संप्रेषित हो रहे थे, जिसको बाद में विचारों के माध्यम से कहा गया कि तो ये लोग अपनी कहानी के विन्यास में भी उस समय की जो पाठशीलता थी, जो सकारात्मकता थी, उसको बताने की कोशिश करते थे। और आने वाले समय और समाज को भी शिनाख्त या पहचानने की कोशिश करते थे। जैसे तुम देखोगे सूखा पत्ता तुम में से कम लोग पढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग उस दौर में थे। तो सूखा पत्ता तो खुद मुझको अमरकांत जी ने भेंट किया था। तो बाद में फिर उनके सारे कहानियाँ, सारे उपन्यास मैंने खरीदे। बाद में रविंद्र कालिया ने ज्ञानपीठ से वो संपादक थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक संचय उसका प्रकाशित किया और तमाम उन पर लेख उन्होंने प्रकाशित किया। रविंद्र कालिया बहुत करीब थे। मैंने ये जो नई कहानी के बाद जो कहानी के लोग आए, उसमें रविंद्र कालिया अमरकांत के काफ़ी करीब थे। और बाकी तो चलिए यानी मैं ये कह सकता हूँ, आज इलाहाबाद का होने इलाहाबाद पढ़े लिखे नाते कि मार्कंडेय शेखर जोशी और अमरकांत के आपस में तो बहुत ही बड़ा सहयोग था। और मार्कंडेय जी बहुत मानते थे अमरकांत जी को, और अमरकांत दोनों मानते थे। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि अमरकांत की इलाहाबाद में मतलब उस तरह से लोग उनसे नहीं जुड़ते थे जैसे जैसे दूधनाथ सिंह या मार्कंडेय या शेखर जोशी के साथ जाते। हरिश्चंद्र पांडे उनके यहाँ बहुत जाते थे, खूब बैठते होते थे उनके साथ। 2-3 बार मैं भी गया, तमाम ऐसे सुंदर बार। तो ये जो सकारात्मक थी कि भाई हम अपनी कहानी के भीतर से बताने की कोशिश करें। सूखा पत्ता की मैं चर्चा कर रहा था, संवत 1960 या 19 में उपन्यास आया था, पहला उनका उपन्यास है। अब उसमें तुम देखो कि उसमें कृष्ण है, एक चरित्र है जो खुद मतलब कथावाचक है। अब उसके और उर्मिला के प्रेम की बातें हैं। यानी वह उपन्यास क्रांति से शुरू होता है और क्रांतिकारी आँच है, क्रांतिकारी संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो समान युवक यानी कृष्ण और मनमोहन, 2 के आपसी संदर्भ है, जिसमें कि कहीं कहीं फिसल की बात है, उस संकेत करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आगे देखो कि अंतरजातीय प्रेम में विवाह, अंतरजातीय संबंधों को 1960 में वो पहचान रहे थे, 1960 में पहचानने की कोशिश कर रहे थे। और उसके खिलाफ वो सफलता उसमें बहुत नहीं मिली, अलग बात है। लेकिन वो बदलते समाज को, जैसे कि कृष्ण उच्च वर्ण का है, उर्मिला मतलब निम्न वर्ण की है, कि दोनों के बीच किस तरह से प्रेम पनपता है और आगे चल के वह मतलब विवाह के प्रस्ताव में रूपांतरित होता है, लेकिन विवाह हो नहीं पाता। अब देखो, अगर उस समय वो विवाह को बता देते कि विवाह कर लिया, तो शायद बहुत प्रीमेच्योर था। इसलिए वो संकेत जैसे तुम लोग देखोगे कि प्रेमचंद में तमाम कहानियों में आगे आने वाले समय के लिए छोड़ देते हो, निर्णय देते तो ये लगता है कि फिर यही यूटोपिया हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अमरकांत की पीढ़ी के कहानीकारों ने अपने यथार्थ के पक्ष को हमेशा पकड़े रखा और यथार्थ की मुखर अभिव्यक्ति यानी एक जो रचनाकार होता है वह जो है अनुभव के दायरे में जो देख रहा होता है, जो आने वाला समाज बनने वाला समाज है। ऐसा नहीं कि उनकी कहानी से कोई अंतरजातीय विवाह प्रमोट कर रहे थे या उसको डिस्करेज कर रहे थे। उन्होंने एक आहट देखी थी कि ये चीजें आने वाले समय में होंगी, जिसे रोक पाना मुश्किल है। तो जिस तरह से दोनों क्रांति के रूप में क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते हैं और तमाम सारी चीजें, तो उस दौर में भी ये भी एक तरह का कह सकते एक बहुत ही क्रांतिकारी देन थी और एक रेडिकल डिपार्चर था इस रूप में। क्योंकि रचनाकार समय और समाज को नहीं बदल सकता, वो आने वाले समय की आहट पहचान लेता है और उसी में परिवर्तन होता है। आने वाले समय को और समाज को जब लक्षित कर लेता है, तो नई जो आने वाली पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है, उसको आगे बढ़ती है, अपने तरीके से उसको धारण करती है। तो चाहे इस रूप में अगर हम लोग देखते हैं आज, तो अमरकांत की जो आप जैसे इन्हीं हथियारों से आप देखिए, बड़ा विपुल उपन्यास है। वो 1942 की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और उसमें भी बहुत सारे यानी उसमें कोई नायक नहीं है, उसमें समाज के बहुत सारे उसमें वैश्या भी है, उसमें पुरोहित भी है, उसमें चाय वाला भी है, उसमें दलित भी है। ये सबसे मिल करके जो आज़ादी जीती गई, जो आज़ादी पाई गई,
उसको उन्होंने पहचानने की कोशिश की है और इसकी पीड़ा व्यक्त किया है। जिस आज़ादी को आपने कुछ खास लोगों के लिए अपना लिया या स्वीकार कर लिया, आप ये न भूलें उस आज़ादी की प्राप्ति में कितने सारे लोगों की भूमिकाएं रही। तो ये और इस रूप में अगर मैं देखता हूँ तो सचमुच में 1942 की आइए 1942 की जो उनकी क्रांति हरिता की जो छात्र जीवन उन्होंने देखा, हाँ नहीं आ जाइए लेके आ जाइए, हाँ लेके आ। तो इस रूप में जो है, तो इस रूप में अगर देखिए तो वो जो प्रेमचंद की जो जमीन थी, प्रेमचंद की जमीन सचमुच में बाद में उनको लगा, क्योंकि प्रेमचंद ने क्या कहा था कि रचनाकार का सबसे प्रमुख दायित्व है मनुष्य के भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाना। यानी देवत्व की भाषा में उन्होंने रचना कर्म को देखने की कोशिश की, मनुष्य के भीतर सोए हुए देवत्व को जगाना। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रेमचंद के सोए हुए देवत्व को अमरकांत, शेखर जोशी, मार्कंडेय से यशस्वी कथाकारों ने आगे बताया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम जिस सोए हुए देवत्व की बातें कर रहे हैं, कई बार वो सोया हुआ राक्षस भी जग सकता है। तो इस समय में आप देख रहे हैं कई बार सोया हुआ राक्षस भी जग जाता है। हालांकि उस राक्षसी प्रवृत्ति, उस आसुरी वृत्तियों पर तमाम हमला भी होते हैं, वो चल नहीं पाएंगे कभी कभी समाज में, क्योंकि मुझे लगता है कि सुर असुर का बंध तो पुराना है, कि जो आसुर वृत्तियाँ जगती हैं कभी सुर वृत्तियों पर सुर लगता है। तो वो इसका समय भी है, कोई बहुत उसमें चिंता करने की बातें नहीं। लेकिन ये है कि अपनी परंपरा के प्रगतिशील मूल्यों से, संघर्षशील मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए अमरकांत जी जैसे रचनाकारों ने अपने परिवेश से लगातार संवाद बनाए रखा और आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष के बहुआयामी विकल्प दिए, जिसके आधार पर आज हमारे लिए वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। इस अवसर पर एक बार पुनः हम पुलिया प्रसंग के सभी साथी अमरकांत जी की स्मृति को प्रणाम करते हैं।